अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमने शुरू में भी पढ़ा था, जब हमने लेक्चर्स का आगाज किया था तो हमने ये पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील्स विद द टोटलिटी या एग्रीगेट लेवल पे। और जब एग्रीगेट लेवल पे डील करेगा तो इट मींस ये किसी इकोनॉमी के लेवल पे बात करेगा या ओवरऑल कंट्री के लेवल पे बात करेगा। तो अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे ना, वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि भाई किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही होगी कि वो कंट्री क्या करे, इकोनॉमिकली ग्रो करे। उसका पहला मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हासिल होगी? थ्रू द इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द कंट्री। वेल्थ, अब वही कॉन्सेप्ट है कि वेल्थ मीन्स जो भी चीज़ें किसी कंट्री में पाई जाती हैं, एसेट्स पाए जाते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ दैट कंट्री। साथ साथ इकोनॉमिक वेल्थ के साथ साथ ग्रोथ जो है वो शो होती है वहाँ के लोगों की इनकम लेवल से। एक बात, अगर वहाँ के लोगों की इनकम लेवल अच्छी होगी, अच्छा कमा रहे होंगे, तो दैट विल इंडिकेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो भी हम कहेंगे कि हाँ भाई ये कंट्री या ये इकोनॉमी बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है या ग्रोथ में है। सिमिलरली अगर इनकम लेवल अच्छा कैसे होगा इसको ज़रा देखो, तो इनकम लेवल डिपेंड करता है हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा अच्छा होगा या बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो हम कहेंगे कि हाँ वो कंट्री क्या है, इकोनॉमिकली ग्रोथ में है और वो कंट्री अच्छी है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के दो तीन और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये है लो प्राइस इन्फ्लेशन। लो प्राइस इन्फ्लेशन मींस महंगाई को किसी हद तक काबू में रखें। ये टॉपिक है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर है लो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी जो है वो कम से कम रहे। और इसके अलावा इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट यूँ समझ लें कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए ताकि उसके फॉरेन रिजर्व्स बरकरार रहें, या ऐसा ना हो कि जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़े तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स का जो हिस्सा है वो खाली रह जाए। ऐसा ना होना चाहिए, ये भी एक अलग टॉपिक है। बहरहाल, अब अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है ना, वो प्राइमरीली जो हासिल होता है, वो डिस्कस होता है, वो होता है वहाँ के इनकम लेवल से। तो किसी भी कंट्री का इनकम लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम लेवल मीन्स अगर हम कंट्री की बात करें तो टोटल ओवरऑल इनकम की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनकम की बात करेंगे मीन्स पाकिस्तान की इनकम। तो पाकिस्तान की इनकम मीन्स कि हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। जैसे पाकिस्तान का एंथम नेशनल एंथम, इस तरह पाकिस्तान की इनकम इट इज नेशनल इनकम। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी की साइज को मेजर करना हो, दैट इज मेजरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कितनी अच्छी है, परफॉर्म अच्छा कर रही है नहीं कर रही, इसकी पॉलिसीज कैसी हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखें आप उस कंट्री की नेशनल इनकम को। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि देयर आर अ नंबर ऑफ मेजर्स विच कैन बी यूज टू मेजर द साइज ऑफ द इकोनॉमी। और नंबर ऑफ मेजर्स में सबसे पहले नंबर वन इज नेशनल इनकम, कि आप किसी कंट्री की इनकम को देख लें। इनकम को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल का भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इस नेशनल इनकम के कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं कि नेशनल इनकम उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ना पता हो, जब तक आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ना पता हो, जब तक आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट का ना पता हो, जब तक वहाँ की कंट्री की पर्सनल इनकम का ना पता हो, या और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का ना पता हो,
तो इन अ सेंस दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अगर ये पता चल जाएंगे तो हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी। सो बिगिन विद द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेशनल इनकम। अब जरा इस नेशनल इनकम को समझने के लिए थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी हमें। पहले आप कहानियां सुने, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जरा इधर गौर से देखिएगा। नेशनल इनकम कहानी कहानी में इसकी डेफिनेशंस आती रहेंगी, कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे और वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें होती रहेंगी। देखें, हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं ना, कंट्री की नेशनल इनकम, पाकिस्तान की नेशनल इनकम। लेट सपोज एक कंट्री में दो लोग रहते थे फिलहाल, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स जो है वो बेची, सेल करी। तो जब मिस्टर ए कोई चीज़ बेचेगा, तो ये आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, इसको रेवेन्यू मिलेगा, इसको इनकम मिलेगी, इसको पैसे मिलेंगे, ए को पैसे मिलेंगे। तो जब बेचेगा तो ए की क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी, और साइमल्टेनियसली बी का क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको ब्रॉडली देखूं, मैं ये कहूं कि भाई किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में जितने लोग भी कमा रहे हैं, जितने लोग भी इनकम कमा रहे हैं, उन सब की इनकम को क्या कर दो, टोटल कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें किसी भी कंट्री की क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन नंबर 1, 3 डेफिनेशन है, ज़रा गौर से देखिएगा। डेफिनेशन नंबर 1 इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, दैट इज़ मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री के लोगों के जो रह रहे हैं, उन सब की इनकम को टोटल कर दो, तो दैट विल गिव यू द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी या नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो पहली डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम, कि सब लोगों की इंडिविजुअल इनकम को टोटल कर दो, तो दैट विल गिव यू नेशनल इनकम। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें कि एक की इनकम या एक का खर्चा वो दूसरे की इनकम के बराबर है, या दूसरे का खर्चा पहले की इनकम के बराबर है, या पहले की इनकम दूसरे के खर्चे के बराबर है। तो अगर लेट सपोज आपको इनकम नहीं मिल रही, या आप इनकम को टोटल नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करें, आप उस इकोनॉमी में जितने लोग खर्चे कर रहे हैं, उन सब के खर्चों को टोटल कर लें, तो डेफिनेटली उन सब का जो खर्चा होगा वो किसी ना किसी की क्या होगी, इनकम होगी। तो ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम इक्वल्स टू अनदर्स इनकम। तो द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर्स विल आल्सो गिव यू द नेशनल इनकम। तो मैं इसको डेफिनेशन नंबर 2 इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दैट इज कि अगर इनकम नहीं मिल रही आपको, या आप इनकम कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे, तो आप किसी भी इकोनॉमी में वहाँ के रहने वालों के खर्चे को टोटल कर लें, वो खर्चे दूसरों की इनकम के बराबर होंगे, तो दैट विल आल्सो गिव यू नेशनल इनकम। तो इट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब थर्ड चीज ये है कि देखें, जब मिस्टर ए ने कोई चीज इसको बेची होगी, तो उस चीज की कोई ना कोई वैल्यू होगी।
और आजकल हमारे यहाँ ट्रेड में किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिनोट किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स अमाउंट में, और वो अमाउंट रिप्रेजेंट होती है रुपीस या डॉलर में। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि देखें, हो सकता है कि इनकम भी कैलकुलेट ना हो रही हो, टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम हमें अवेलेबल ना हो, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एक्सपेंसेस अवेलेबल ना हो। तो एक और मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। वो क्या है? वो मेथड ये कहता है कि देखें, ए ने बी को कोई चीज़ बेची है, तो लेट सपोज वो चीज़ थी 1000 रुपए की। तो उस केस में ए की इनकम थी 1000 रुपए और बी का एक्सपेंस था 1000 रुपए। अब लेकिन हमें ना इनकम पता है ना एक्सपेंसेस पता है, लेकिन हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है? 1000 रुपए है। तो तीसरा मेथड टू मेजर नेशनल इनकम ये कहता है कि भाई आप एक काम करें, किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और प्रोड्यूस होके जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और बिकी हैं, उनकी हम क्या ले लें? मार्केट वैल्यूज ले लें। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बिकी है उनकी मार्केट वैल्यूज ले लें। अब मार्केट वैल्यूज ले लें तो किसी ना किसी ने उसको बेचा होगा। लेट्स सपोज ए ने उसको बेचा होगा, तो वो ए की इनकम हो गई, और किसी ना किसी ने उसको बाई किया होगा, तो जिन्होंने बाई किया होगा वो उनका क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो इट मीन्स दैट मार्केट वैल्यूज विल ऑल्सो गिव अस द अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि उस मार्केट वैल्यू पे वो ट्रेड हुई है, और वो ट्रेड होके किसी ना किसी की इनकम बनी है और किसी ना किसी का एक्सपेंस बनी है। तो दैट टोटल मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विल गिव अस आल्सो द नेशनल इनकम। इस तरह हमने थर्ड डेफिनेशन एस्टेब्लिश कर ली ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज it is the sum total of market value of all पे जोर है, all goods and services produced। अब मार्केट वैल्यू मीन्स वो बिकी है, तभी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन होती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट अलग होती है और मार्केट वैल्यू कॉस्ट अलग होती है, मार्केट की वैल्यू अलग होती है, और मार्केट वैल्यू मीन्स सेल प्राइस। ठीक है जी। तो ये हमने 3 डेफिनेशन एस्टैब्लिश कर ली नेशनल इनकम की। अब एक लम्हा फिक्रिया सोचें जरा, यहां पे हमने पढ़ लिया कि मिस्टर बी ने खर्चा तो कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर बी ने खर्चा कैसे किया होगा? मिस्टर बी ने भी कहीं ना कहीं से कमाया होगा। ये कैसे मिस्टर बी ने कमाया होगा? या मैं इस अपने सवाल को इस तरह रीड्राफ्ट कर लूं कि किसी भी इकोनॉमी में लोग, पीपल, ब्रॉडली स्पीकिंग, आम तौर पे किन किन तरीके से इनकम हासिल कर सकते हैं? द वेज टू अर्न इनकम ब्रॉडली स्पीकिंग। याद रखें, इकोनॉमिक्स पहले भी बात की थी, इकोनॉमिक्स चोरी चकारी डाका अनहेल्दी एक्टिविटीज पे बिलीव नहीं करता। यू मस्ट रेंडर योर सर्विसेज। आप किसी ना किसी तरह की सर्विसेज, कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दैट इज नोन एज अर्निंग ऑफ इनकम। अब देखें, द मोस्ट कॉमन वे जो आपके जहन में आता है वो होता है जॉब्स। जॉब्स जो है हम करेंगे, अब आप देखें हमें जॉब से हमें मिलता क्या है? जॉब हम जब करेंगे तो जो चीज़ हमें इनकम के तौर पे मिलती है उसको कहा जाता है सैलरी।
या वेजेस, मजदूर लोग, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि सर बिजनेस करके कमाते हैं, तो भाई बिजनेस करके आप लोग कमाते क्या हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है? तो बिजनेस करके कमाया जाता है प्रॉफिट। फिर जनाब कोई कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है या घर है, मकान है, वो मैं रेंट पे दे देता हूँ, तो वहीं से मेरी कमाई हो जाती है। दैट इज, मैंने कहा कि मैं क्या कमा रहा हूँ, रेंट ले रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी का, वो भी मेरी क्या है, इनकम है। फिर एक बंदा मिला, उसने कहा कि यार मैं तो रिटायर्ड हुआ हूँ अभी अभी, और सारा जो मुझे पैसा मिला है वो मैंने एक जगह डिपॉजिट करा दिया है, और अब मैं उसका रिटर्न ले रहा हूँ, और उस रिटर्न को कहा जाता है, मैंने अपना सरमाया लगा दिया है और मैं रिटर्न ले रहा हूँ, और वो रिटर्न है इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब आप देखें आपके जहन में ये सारी चीज़ें, अब ये ब्रॉड कैटेगरीज यही हैं। अगर कोई टीचर जॉब करेगा, सर्विसेज देगा, तो उसको भी सैलरी मिल रही होगी, वेजेस। अगर किसी का इंस्टीट्यूट है, कमा रहा हो, तो वो क्या है, प्रॉफिट है। किसी की बिल्डिंग है, रेंट पे दे रहा है, तो वो किराए पे दे रहा है, तो वो रेंट कमाएगा। और अगर किसी ने अपना सरमाया, अपना पैसा लगाया हुआ है कहीं, और उसको फिक्स्ड रिटर्न आ रहा है, तो वो क्या है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब जरा देखने वाली बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा यहाँ पे देखें, ये सैलरी एंड वेजेस कब मिलेगी? मीन्स आप अपनी सर्विसेज तो दे रहे हो, लेकिन उसको ब्रॉड कैटेगरी में क्या कहते हैं, मजदूरी, लेबर, सही है। इंटरेस्ट, सरमाया लगा रहे हो, सरमाया अकाउंटिंग टर्म, दैट इज आपने अपना क्या लगा दिया, सारा कैपिटल लगा दिया। रेंट, जमीन पे मिल रहा है, जमीन मीन्स, अब ये आपको जहन में आ रही होंगी चीजें आहिस्ता आहिस्ता, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मेहनत मजदूरी लेबर करोगे तो आपको सैलरी वेजेस मिलेंगी, ये वाली चीज अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। लैंड अपना किसी को सर्विस के लिए दो दे हुए, तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न में रेंट मिलेगा। और अगर कैपिटल लगा दोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आप इन तीनों चारों चीज़ों पे सही पहुंचे। दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने पहले माइक्रो में भी पढ़ा था। अब ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो ये आपको इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आफ्टर अप्लाइंग दीज फैक्टर्स वी विल गेट these rewards. So these are rewards of factors of production. सही है जी। अब अगर वही बात मैं जो बात की थी कि एक आम आदमी इन जराए से कमाता है अपनी जिंदगी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, इट मीन्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करता है और उसको जवाब में क्या मिलते हैं, इनमें से कोई ना कोई रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। अगर कोई, हो सकता है दोनों रिवॉर्ड, दो रिवॉर्ड्स ले रहे हो या तीन रिवॉर्ड ले रहा हो, एक सैलरी भी कमा रहा है और रेंट भी कमा रहा है, तो उसके मल्टीपल रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। लेकिन है क्या, कमाई के जराए हैं, ये कमाता है। अब जरा यहाँ पे आए, पहली डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, कि हाउ दीज इंडिविजुअल्स इनकम इज अर्न। These are earned through what? Rewards of factors of production. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि these individuals income are earned through rewards of factors of production, that is salary, profit, rent and interest. तो अब मैंने इस इंडिविजुअल्स इनकम को रिप्लेस कर दिया रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, तो ये तो सेम रहेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि नेशनल इनकम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज
sum of all individuals income or sum of all rewards of factors of production earned by the individuals in an economy. तो ये दो डेफिनेशंस हो गई, पहली A1A और 1B, दैट इज जो कि पर्टेन कर रही है किससे, इनकम ऑफ इंडिविजुअल से। एक्सपेंडिचर अपनी जगह है और मार्केट वैल्यू अपनी जगह है। अब देखा जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स आ गए। जैसे कि मैथमेटिक्स का कोई सवाल होता है उसके भी सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, इस तरह नेशनल इनकम पता करने के भी 3 मेथड्स आ गए। नंबर 1 is sum of all individuals income or rewards of factors of production. Number 2 is sum of all individuals expenditures, and number 3 is sum of market value of goods and services. अब इसके नाम है, स्पेसिफिक नाम, वो क्या है कि अगर मैं नंबर 1 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगा, दैट इज इनकम मेथड से, इंडिविजुअल्स इनकम से मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इस मेथड को कहा जाता है इनकम मेथड या फैक्टर कॉस्ट मेथड। इनकम मेथड या फैक्टर कॉस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड मीन्स सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम, फैक्टर कॉस्ट मीन्स ये फैक्टर की ये कॉस्ट लगेगी आपकी, तो ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। सेकंड मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो सिंपल इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। थर्ड मेथड देखें क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट वैल्यू किसकी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की। इन गुड्स एंड सर्विसेज को मैं टोटल इस तरह कह सकता हूँ, दीज कैन बी नोन एज प्रोडक्ट या आउटपुट। किसी भी कंट्री का टोटल आउटपुट क्या होगा, वो तमाम उस कंट्री में तमाम जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं और जो सर्विसेज दी गई हैं। तो इस हिसाब से इस मेथड को कहा गया, 3 नाम है, मार्केट वैल्यू मेथड और आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब ये जनाब हमारे पास 3 मेथड्स आ गए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड। तो ये कहानी नेशनल इनकम की कि किस तरह कैलकुलेट हो, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हमने अभी इधर डिस्कस कर लिया। अब इसको जरा हम यहाँ पे देखते हैं थ्रू द रीडिंग, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। पहली बात क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। ये मॉनेटरी वैल्यू कह रहा है, मींस ये मेथड नंबर 3 की तरफ इशारा कर रहा है, आउटपुट मेथड की तरफ। In other words, it is the amount of all products that any society produces using its land, labor, physical capital and human capital. अब यहाँ पे ये बात आ गई, यूजिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये बात आ गई आपकी रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मेथड नंबर 1 की। ठीक है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मनी वैल्यूज ऑफ ऑल कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स जब आप कोई चीज कंज्यूम करोगे तो आपका खर्चा होगा, तो ये एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा है, दैट इज मेथड नंबर 2 पे आ गई ये बात। तो इस डेफिनेशन में जो कि हमने डिस्कस किया मेथड्स, वो सारे के सारे मेथड्स को एक तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया इन अ शॉर्ट सेंटेंस कि मेथड 1 क्या है, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड 2 क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड्स, एंड नंबर 3 इज हमारा मॉनेटरी वैल्यू टोटल आउटपुट मेथड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि आगे जाके ये समझने में आसानी हो। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, वहाँ के रहने वालों की, लोगों की इनकम,
उसका टोटल। तो याद रखें, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से किसी भी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जो इकोनॉमी बनाने वाले होते हैं, वो दो होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जरा इसको गौर से देखिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी किन लोगों पे मुश्तमिल होती है। लेट्स सपोज इट इज एन इकोनॉमी, ऐसी होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी भाई। अब इन्हें कहा जाता है कि इसको बनाने वाले दो ही अहम प्लेयर्स हैं। कौन कौन से? एक वहां के रहने वाले लोग, पीपल, हम लोग कमाते हैं और जो है वो इकोनॉमी में, कंट्री में रहते हैं। और दूसरा वो है, या जो पहला समझ लें कि उस कंट्री को चलाने वाला, उस कंट्री को चलाने वाला, उस इकोनॉमी को चलाने वाला, दैट इज वहां की गवर्नमेंट। So there are the two major constituents of an economy. That is, number one is government, उस इकोनॉमी को चलाने वाली, और नंबर टू पीपल, वहां के रहने वाले लोग। ठीक है। अब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक जबान में या बिजनेस जबान में कहा जाता है आमतौर पे पब्लिक। जैसे कि आपने सुना होगा ये पब्लिक प्लेस है, मीन्स गवर्नमेंट के सब कोई जा सकता है। और पीपल को कहा जाता है बिजनेस लैंग्वेज में प्राइवेट। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं जा सकता, तो जो लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। पार्क्स वगैरह पब्लिक के होते हैं। तो देयर आर द टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अब एक और मसला, गवर्नमेंट भी कमाती है, अपनी इनकम हासिल करती है, और वहां के लोग भी कमाते हैं, अपनी इनकम हासिल करते हैं। लोग कैसे हासिल करते हैं इनकम, ये हमने डिस्कस कर लिया थ्रू रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही है जी, ये तो क्लियर है। अब जरा जल्दी से सुन ले, गवर्नमेंट कैसे डिस्कस अपना इनकम कमाती है। गवर्नमेंट बेसिकली कमाती है टैक्स से। ठीक है। साथ साथ गवर्नमेंट एक और चीज से भी कमाती है, और वो हम लोग भी कमा सकते हैं, जो कि बिजनेस का पार्ट है। दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर गवर्नमेंट अपना कुछ चीजें प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करेगी तो हमें इनकम हासिल होगी, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हमें ये नेट देखना पड़ेगा कि हमने कितना कमाया या कितना गंवाया। तो दैट इज द मेन सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, दैट इज टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। बाकी हम लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वो किस में आ जाएगा, वो बिजनेस में आ जाएगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाएंगे, प्रॉफिट मिल जाएंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, के कितने लोग मिलकर इकोनॉमी को बनाते हैं और उनके इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। यहाँ तक नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट था, अलॉन्ग विद डेफिनेशन और अलॉन्ग विद ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमी, वो हमने देख लिया है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो जो नेशनल इनकम के एस्पेक्ट्स हैं, जिससे नेशनल इनकम आएगी, वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ मेथड्स डिस्कस किए हैं, हमने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला भी डेवलप नहीं किया। तो अब हमें फॉर्मूला भी डेवलप करना है और बाकी थोड़ी आगे की चीज़ें भी देखनी है।